हेलो बच्चों, दिस इज लेक्चर नंबर 10 करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 के लिए है। तो इसमें आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मीटर ब्रिज के बारे में, जिसका कंस्ट्रक्शन मैंने पहले से कर रखा है। तो अगर आपने इससे पहले और भी लेक्चर्स नहीं देखे हैं 9 तक 1 to 9, तो आप पहले उसको देख लो। पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो मीटर ब्रिज क्या है? तो आपने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रैक्टिकल फॉर्म होता है, या कह सकते हो रिफाइंड फॉर्म होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मीटर ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। यानी सिंपली क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ ए प्रैक्टिकल या रिफाइंड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अब देखो, इसके बाद में इसका प्रिंसिपल अगर तुमसे पूछ दिया कि कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करता है, तो प्रिंसिपल सिंपली हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। और उसी का सहायता से, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज का ही इसमें भी हम लोग यूज़ करेंगे। देखना बिल्कुल नहीं, सिंपल सा है, बहुत 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 आसान है। इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे आपको पूरा क्लियरेंस मिल जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन सा सिद्धांत पे ये काम करता है? ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के ही प्रिंसिपल पे, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल आपको याद होगा, दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस, ऐसा कुछ आया था, आपको याद होगा शायद, पिछले लेक्चर में हमने बात किया हुआ है उसके बारे में, ठीक है। तो अभी तक आपको बस दो बातें आपको ध्यान में रखना है। मीटर ब्रिज क्या है? तो यह एक प्रैक्टिकल फॉर्म है किसका? व्हीटस्टोन ब्रिज का। यानी वहाँ पे यह कह सकते हो कि हम लोग थ्योरी पढ़ लिया, अब उसको प्रैक्टिकल वे में कैसे यूज़ करें, तो यह कह सकते हो कि हम लोग मीटर ब्रिज की सहायता से उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में उतार सकते हैं ज़मीनी स्तर पे, ठीक है। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल क्या बताएं? तो प्रिंसिपल होता है इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन की। इसका ये कंस्ट्रक्ट जो भी हमने यहाँ पे करा हुआ है, इसका कंस्ट्रक्शन आखिर कैसे करते हैं, ठीक है। और क्यों इसका नाम मीटर ब्रिज पड़ता है, सब कुछ आपको कंस्ट्रक्शन से ही पता चल जाएगा। देखो क्या है इसका कंस्ट्रक्शन में। तो देखो सबसे पहले ये क्या होता है इसमें, तो एक 1 मीटर का वायर, ध्यान से सुनिएगा, 1 मीटर का जो AB देख रहे हो, A से B तक, यहाँ से यहाँ तक जो ये वायर देख रहे हो, ये 1 मीटर का वायर लेकर के चलते हैं हम लोग। अब ये वायर किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन का तार ले लेते हैं 1 मीटर का। और चूँकि 1 मीटर का तार लेकर के चलते हैं, इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ा है? मीटर ब्रिज। मैं पहले आपको समझा दे रहा हूँ पूरा इसका कंस्ट्रक्शन, फिर लिख दूंगा, ठीक है। तो क्या बोले कि इट कंसिस्ट करता है क्या चीज़? मैंगनीन या कॉन्स्टेंटन वायर, जो AB यहाँ पे देख रहे हो आप, जिसका लेंथ कितना है? 1 मीटर है, और इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ा है? मीटर ब्रिज पड़ा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है। अब क्यों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होता है, इसका भी कारण है। देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर यूनिफॉर्म रहेगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस एरिया पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। तो एरिया अगर यूनिफॉर्म लेकर के चलोगे तो रेजिस्टेंस में का वैल्यू भी यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। और यही कारण है कि इसका एरिया कैसा लेकर के चलते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म करने का मतलब है कि हर जगह एक समान एरिया इसका लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो अभी तक क्या देख लिए कि बस एक बोर्ड ले लो आप इस तरह से, ठीक है। और इस बोर्ड में आप क्या करो, तो यहाँ से यहाँ तक एक 1 मीटर का तार को हम लोग बांध देते हैं, ठीक है, AB, ठीक है। तार कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यह जो तार है, ठीक है, इसके नीचे में बिल्कुल ये एक हम लोग स्केल लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगा देते हैं? एक स्केल लगा देते हैं बिल्कुल इस तार के पैरेलल में। यानी यह कह सकते हो कि दिस वायर, जो AB वायर है, दिस वायर इज फिक्स्ड ऑन द वुडन बोर्ड। ये जो बोर्ड हम लोग लेकर के चल रहे हैं, वुडन बोर्ड, आप लोग अगर फिजिक्स के लैब में गए होंगे तो ये सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा वहाँ पे। तो क्या बोला गया कि यह जो वायर है, इसको हम लोग क्या करते हैं? बिल्कुल पैरेलल में, यहाँ पे देख रहे हो, बिल्कुल वुडन ब्लॉक पे इसको फिक्स कर देते हैं। किसको? स्केल को। यानी दिस वायर इज फिक्स्ड ऑन ए वुडन बोर्ड पैरेलल टू मीटर स्केल, ठीक है। यानी जो मीटर स्केल है ये हमारे पास, इसके पैरेलल में बिल्कुल हम लोग क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं? तो इसके बाद में हम लोग 2 कॉपर का स्ट्रिप, CS मीन्स कॉपर स्ट्रिप होता है, दोनों साइड में कॉपर का स्ट्रिप लगा देते हैं। कॉपर का क्यों स्ट्रिप लगाते हैं? क्योंकि ये कंडक्टर होता है, ठीक है, इस वजह से कॉपर स्ट्रिप लगा देते हैं। तो 2 कॉपर स्ट्रिप जो बिल्कुल राइट एंगल पे बेंड है, इस तरह से हम लोग लगा देते हैं। यानी अगले लाइन में हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे कि 2 थिक कॉपर स्ट्रिप्स बेंट एट राइट एंगल्स, देख रहे हो राइट एंगल पे मुड़ा हुआ है, और फिक्स्ड एट द 2 एंड्स ऑफ वायर। जो भी ये तार है उस तार के एंड पे हम लोग क्या कर देते हैं?
कॉपर स्ट्रिप को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या कर देते हैं, एक और भी स्ट्रिप लेते हैं। यह जो स्ट्रिप तुम देख रहे हो यहाँ पे, इस स्ट्रिप को लेते हैं। स्ट्रिप का नाम कुछ दे सकते हो, टी मान लेते हैं। ठीक है, तो अगले में हम लोग क्या किए कि देयर इज अनदर कह सकते हो थिक कॉपर स्ट्रिप, जो फिट होता है किस चीज़ पे, बोर्ड पे ही। और यह क्या करता है, तो दोनों के बीच में एक दो गैप छोड़ देता है। यानी यह कह सकते हो यहाँ पे, अगर अंग्रेजी के शब्दों में इसको कहा जाए तो क्या बोल सकते हो कि देयर इज अनदर थिक कॉपर स्ट्रिप फिटेड ऑन द बोर्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड टू गैप्स बिटवीन दी राइट एंगल्ड स्ट्रिप्स। यानी जो राइट एंगल्ड स्ट्रिप दोनों हम लोग लेकर के चल रहे हैं, इसके बीच में क्या करते हैं, एक थिक स्ट्रिप को और लगा देते हैं ताकि दो गैप हम लोगों को मिल सके। ठीक है, अब दोनों गैप में हम लोग करते क्या हैं, तो पहले गैप में हम लोग क्या करते हैं, तो फर्स्ट गैप में एक रेजिस्टेंस बॉक्स को रख देते हैं इन फर्स्ट बॉक्स। ठीक है, क्या बोल देंगे इसको कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसको आर से नाम यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स आर इज फिक्स्ड ऑन वन गैप। और दूसरे में हम लोग क्या कर देते हैं, तो एक अननोन रेजिस्टेंस को रख देते हैं इन दी अनदर गैप, यानी एस, जिसका नाम हम लोगों ने दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने इसके कंस्ट्रक्शन में पढ़ा। एक और भी इसमें क्या करते हैं, देखो ये जो टर्मिनल टी यहाँ पे हम लोग जो लगाए थे कॉपर स्ट्रिप, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तो एक और भी तार निकालते हैं और यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं। और गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करने के बाद एक जॉकी इसके आगे में लगा देते हैं। जॉकी बिल्कुल इसी तरह का होता है, आप फिगर देखोगे, गूगल पे सर्च करोगे, फिगर बिल्कुल ब्लैक टाइप का दिखेगा, इसी तरह का जॉकी होता है। ठीक है, वो यहाँ पे ला करके हम लोग उसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कनेक्ट नहीं करते हैं, बस सटाते हैं, क्योंकि इसको अभी मूव कराना है आपको। ठीक है, मूव कराने से ही आपको एक बैलेंस पॉइंट मिलेगा। तो इतना इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। मैं फिर से एक बार कंस्ट्रक्शन को बोल दे रहा हूँ, बिल्कुल आपको दिमाग में घुस जाना चाहिए। क्या लिए, सबसे पहले एक वुडन स्ट्रिप लिए जिसमें एक मीटर का तार हम लोग लगा देते हैं, ए बी जिसका नाम दिया गया। उसके बाद इसके पैरेलल में बिल्कुल क्या करते हैं, एक स्केल लगा देते हैं, मीटर स्केल कह सकते हो। ठीक है, क्यों इसका नाम मीटर ब्रिज पड़ा, क्योंकि जो तार लेते हैं हम लोग 1 मीटर का लेते हैं। ठीक है, और उसके नीचे में एक स्केल पैरेलल बिल्कुल इसके लगा दिए हैं। फिर क्या किए कि इस जो तार लिए थे भी, उसके दोनों एंड पे एक राइट एंगल वे में मुड़ा हुआ कॉपर का स्ट्रिप लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, उसके बाद बीच में भी हम लोग क्या करते हैं, एक कॉपर का स्ट्रिप डाल देते हैं ताकि दो गैप हम लोगों को मिल जाए। अब दो गैप मिल गया तो उसके एक गैप में हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स को लगा देते हैं। अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, तो एक समझ लो कि एक बॉक्स टाइप का होता है जिसमें अलग अलग रेजिस्टेंस का अलग अलग रेजिस्टेंस मौजूद होता है, जिसको हम लोग जिस रेजिस्टेंस पे बैलेंस पॉइंट हम लोग को मिलेगा, जो अभी आगे हम लोग वर्किंग में देखेंगे, उसको यहाँ पे डाल देते हैं, उसी रेजिस्टेंस का यूज़ कर लेते हैं। और दूसरे में क्या कर लेकर के चलते हैं, तो एक अननोन रेजिस्टेंस को लेकर के चलते हैं। ठीक है, और फिर क्या बोले कि जो हम लोगों ने कॉपर स्ट्रिप लिया था टी, थिक कॉपर स्ट्रिप, वहाँ से एक गैल्वेनोमीटर से होते हुए, यानी गैल्वेनोमीटर कनेक्शन के साथ एक आगे में जॉकी को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इतना क्या इसका वर्किंग। इसके बाद कंस्ट्रक्शन। और भी क्या बोल सकते हैं कि ए से हम लोग क्या करते हैं, ए से एक तार निकालो, एक तार बी से निकालो, और एक यहाँ पे बैटरी लगा दो, और दूसरा क्या लगा दो, एक 1 वे स्विच लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है हमारा। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख लेते हैं अंग्रेजी के शब्दों में। तो ये मैंने इसका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख दिया। जो हमने अभी बोला था कि इट कंसिस्ट ऑफ ए मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन वायर ए बी, जिसका लेंथ कितने का होगा, 1 मीटर, हैविंग यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और यह वायर इज फिक्स्ड ऑन ए वुडन बोर्ड पैरेलल टू ए मीटर स्केल। इस मीटर स्केल के पैरेलल हम लोग फिक्स कर देते हैं। उसके बाद में क्या बोला गया था कि दो कॉपर स्ट्रिप को दोनों एंड पे हम लोग लगा देते हैं और एक कॉपर स्ट्रिप को इसके बीच में लगा देते हैं। ठीक है, ऐसा भी इसमें लिखा हुआ है, पढ़ देता हूँ मैं एक बार कि 2 थिक कॉपर स्ट्रिप्स बेंट एट राइट एंगल्स आर फिक्स्ड एट द 2 ends ऑफ द वायर। ऑल्सो अनदर थिक कॉपर स्ट्रिप इज फिक्स्ड ऑन द बोर्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड 2 गैप्स, जिसकी वजह से 2 गैप हम लोगों को मिल गया था राइट एंगल स्ट्रिप्स। और फिर दोनों गैप में क्या करते हैं, एक गैप में क्या बोला गया कि एक रेजिस्टेंस बॉक्स आर इज फिक्स्ड ऑन 1 गैप एंड अनदर नॉन रेजिस्टेंस एस इज फिक्स्ड ऑन अनदर गैप। ठीक है, फिर क्या करते हैं, टी से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक जॉकी जे, जिसका नाम जे है, इस जॉकी का नाम जे रखे हैं, थ्रू एक गैल्वेनोमीटर जी है, जो गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड विच कैन बी मूव्ड ओवर ए बी। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लो। और एक लाइन और भी ऐड कर सकते हो लास्ट में, इस बैटरी का भी इसमें आप जिक्र कर देना। क्या लिख लोगे कि एक बैटरी ई
ठीक है। ए बैटरी ई थ्रू ए वन वे की इज कनेक्टेड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द वायर। ए बैटरी ई थ्रू ए वन वे की के इज कनेक्टेड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द वायर। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप अगर लिखना चाहते हो तो इसको लिख लो। आई थिंक आपको लिख लेना चाहिए। ठीक है, मैं ऊपर भी कर दे रहा हूँ एक बार, ताकि आप अगर नहीं लिखे होगे तो आप इसको लिख लेना। आप इतना आप कंस्ट्रक्शन में आपने लिख लिया। अब हम लोग शुरू करते हैं इसके वर्किंग को। वर्किंग में देखो, इसके वर्किंग में हम लोग क्या करते हैं, तो वर्किंग के लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इस की को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यानी क्लोज किए की एंड एडजस्ट दी नोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जो इसका वैल्यू है यहाँ पे रेजिस्टेंस का, कोई भी एक वैल्यू, अलग अलग वैल्यू हम लोग इसमें डालते हैं। ठीक है, अब एक वैल्यू कोई मान लो कि इसमें हमने डाल दिया। अब इस एक वैल्यू को डाल दिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस जॉकी को इस तार के ऊपर में इधर उधर मूव कराते हैं। ये जो जॉकी है इसको इधर उधर हम लोग क्या कराते हैं, इस तरह से ऐसे मूव कराते हैं, ऐसे ऐसे इस तरह से ऐसे ऐसे इसको मूव कराते हैं इधर। अब जब मूव कराते हैं तो एक वैसा पॉइंट हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में किसी भी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। याद करो, व्हीटस्टोन ब्रिज में भी हम लोग यही देखे थे। इस तरह से जब था हमारे पास तो हम लोग क्या देखे थे कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन अगर नहीं है तब दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस होता था। याद आ रहा है आपको? ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने ये सब का बात किया हुआ है। तो बस यही वही वाला सीन, क्योंकि इसका प्रिंसिपल भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, तो ऐसा ही काम करते हैं। क्या बोले कि यहाँ पे एक वैल्यू आप नॉन रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस बॉक्स ही है तो उसमें से एक वैल्यू हम लोग रेजिस्टेंस का इसमें डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोले कि इस जॉकी को हम लोग इस तार पे इधर उधर मूव कराते हैं। ठीक है, अब मूव जब कराते रहोगे तो यह देखते रहना कि कौन से पॉइंट पे एक पॉइंट ऐसा मिलेगा तुमको इस पूरे तार पे जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब जिस पॉइंट पे अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, मान लेते हैं कि वह पॉइंट यहीं पे है। ठीक है, मान लेते हैं, कहीं पे भी हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे थ्योरी के फॉर्म में मान लेते हैं कि यह पॉइंट यहाँ पे है, जे पॉइंट पे, जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया है। अब जब डिफ्लेक्शन नहीं आएगा तो ये तार है, ये पूरा एक तार है। अब ये तार कह सकते हो कि दो पार्ट में बट गया। यहाँ से यहाँ 100 मीटर का लेंथ था इसका। अब यहाँ से यहाँ इसका लेंथ मान लेते हैं L है अगर, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, 100 माइनस L हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये पूरा अगर 100 है, इसको अगर मान लेते हैं कि L लेंथ पे जा कर के, A से L लेंथ पे जा कर के गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना मिला, 0। तो इधर कितना लेंथ हो जाएगा, 100 माइनस L हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक A से J तक का मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। मान लेते हैं कि P है, और इधर का जो रेजिस्टेंस है J से B तक का, इस पूरे तार में भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, Q है। A से J तक के बीच में रेजिस्टेंस J है, सॉरी P है, और J से B तक में रेजिस्टेंस इसका कितना मान लिए हैं, Q मान लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इफ़ R, स्मॉल r लेकर के चल रहे हैं, इफ़ स्मॉल r बी दी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, बी दी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। अब अगर R जो है, स्मॉल r, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यानी R बराबर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, तो रेजिस्टेंस कितना माने हैं, AJ के लिए कितना हो जाएगा। सो फॉर AJ के लिए, AJ के बीच में रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, कितना मिलेगा। देखो, स्मॉल r को मान लिए हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो R बराबर कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो रेजिस्टेंस कितना है, P अपॉन लेंथ, पर यूनिट लेंथ का मतलब अपॉन लेंथ, तो L है। ठीक है, इसके लिए लेंथ कितना है, तो L लेकर के चले हैं, तो यहाँ से रेजिस्टेंस P का निकल जाएगा कितना, R इंटू L। उसी तरह से J इंटू बी का के लिए भी हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फॉर B इंटू J या J इंटू बी के लिए, JB के लिए, J से B के लिए। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, Q बराबर स्मॉल r बराबर रेजिस्टेंस बराबर स्मॉल r जो है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, तो रेजिस्टेंस इज Q अपॉन लेंथ कितना है, 100 माइनस L हो जाएगा। तो यहाँ से Q की वैल्यू कितना निकल जाएगा, R इंटू 100 माइनस L निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग क्या देखे थे कि R इंटू Q बराबर S इंटू P होता है। R इंटू Q बराबर S इंटू P, क्यों, क्योंकि इस समय गैल्वेनोमीटर में हम लोग इसको ऐसे पॉइंट पे एडजस्ट किए हैं जहाँ पे इसका क्या है, डिफ्लेक्शन बिल्कुल 0 है। अब डिफ्लेक्शन 0 है तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का केस है।
अब उसका केस है तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं R इंटू क्यू बराबर S इंटू पी, यानी सिंपली हम लोग यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या लिख सकते हैं, तो P इंटू एस बराबर हो जाएगा कितना, R इंटू क्यू। ठीक है, अननोन इसमें कौन था, ये सब हम लोग जान रहे हैं, ये जान रहे हैं अननोन एक ही था ना, एस की वैल्यू अननोन था। ठीक है, एस की वैल्यू क्या था इसमें, ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन में हम लोग देखे थे कि एस की वैल्यू क्या है, अननोन है, यानी एस हम लोगों को यहाँ से निकालना है। तो एस बराबर यहाँ से कितना लिख लेंगे, R इंटू क्यू अपॉन पी हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब और भी यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो S बराबर हम लोगों को मिल जाएगा R की वैल्यू तो R ही है, हम लोगों को पता है, क्योंकि हम लोग ये R की वैल्यू एडजस्ट कर रहे थे, जो भी वैल्यू डालोगे रेजिस्टेंस बॉक्स में से उसका ये वैल्यू तो हम लोगों को पता रहेगा। ठीक है, तो R हम लोगों के लिए नोन है। अब बच गया कौन सा, Q और P, तो Q बराबर कितना मिल गया, R इंटू 100 माइनस L, तो इसको लिख लेंगे Q की जगह पे R को हम लोग साइड में कर ले रहे हैं अभी R, और ऊपर में कितना बच गया, Q की प्लेस पे लिख लेंगे R इंटू 100 माइनस L, और बटा नीचे में क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग, तो P के बराबर कितना था, तो P बराबर R इंटू एल था, R इंटू एल, R से R कैंसिल हो जाएगा और इंटू R था तो R कर लो। तो यहाँ से S बराबर हम लोगों को मिल गया इस तरह से, ये 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। ठीक है, तो इस तरह से जो अननोन वैल्यू था हम लोगों को वो मिल गया, क्योंकि बाकी सब देखो L कहाँ कितने दूर पे मिला है, ये मीटर ब्रिज से नीचे में स्केल लगा हुआ है, इससे हम लोगों को पता चल जाएगा, तो L पता चल जाएगा, R की वैल्यू पता ही है, तो हम लोग को इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, जो नॉन रेजिस्टेंस था उसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर में एक लाइन वर्किंग में मैं और लिख देता हूँ, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे वर्किंग के लिए, कि क्लोज के मीन्स स्विच जो है यहाँ पे इसको क्लोज कर दिए, एंड उसके बाद क्या किए, एडजस्ट किए, किस चीज़ को, एडजस्ट दी R लिख दे, नोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, एडजस्ट R। ठीक है, R को हम लोग एडजस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या किए कि मूव किए जॉकी को, सो दैट ए बी के ऊपर में इसको मूव करते हैं इस तरह से कि सो दैट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, सो दैट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो ये इसका वर्किंग हो गया। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ क्या है। सबसे पहले क्या किए, की को क्लोज कर दिए, उसके बाद जॉकी को इधर उधर मूव कराते हैं तो एक वैसा पॉइंट हम लोगों को मिल जाएगा जिस समय गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा। अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा तो एक पॉइंट मिलेगा, तो वह पॉइंट को मान लेते हैं कि जो ए से है वो एल लेंथ पे है, तो इधर टोटल 100 मीटर का लेंथ था, 100 सेंटीमीटर था, या 1 मीटर मान सकते हो, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, तो इधर कितना हो जाएगा 100 माइनस एल हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग क्या मान लिए हैं कि इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो इसका मान लेते हैं P है, इसका Q है, तो स्मॉल r को मान लिए हैं, कि ये मान लिए हैं क्योंकि देखो आगे में देखे हम लोग की कैंसिल हो गया वो, तो स्मॉल r विद द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो AJ के लिए फिर हम लोगों ने निकाल लिया, तो R बराबर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो P बराबर R इंटू एल। इसी तरह से JB के लिए निकाल लिए, तो Q बराबर R इंटू 100 माइनस एल। अब चूँकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोगों ने यही पढ़ा हुआ है क्या कि P इंटू एस, दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस होता है। अब यहाँ से S अननोन था, तो S बराबर इतना लिख लेंगे, सबका वैल्यू रख लिए, तो S की वैल्यू हम लोगों को इतना मिल गया। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको आप छाप लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे नोट पॉइंट 1-2 देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट होता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछता है कभी, तो उसके लिए देखो सबसे पहला क्या है कि अगर R और S जो हम लोग देख रहे थे अभी, ठीक है, अगर R और S का वैल्यू अगर नियरली इक्वल होगा तो उस सिचुएशन में बैलेंस पॉइंट जो होगा वो कहाँ पे मिलेगा, तो R और S अगर नियरली इक्वल होगा तो बैलेंस पॉइंट भी लगभग मिडिल में मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट में क्या है कि इफ़ R इज नियरली इक्वल टू S, ठीक है, R किसके बराबर है, S के बराबर है, तो इस सिचुएशन में क्या बोले कि जो बैलेंस पॉइंट है, बैलेंस पॉइंट
will be balance point will be near the middle of wire। ठीक है, वायर के कहाँ पे मिलेगा, मिडिल में मिलेगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में यह पूछ देता है कि सेंसिटिविटी इसका, यानी कितना सेंसिटिव है, कितना अच्छे से रिजल्ट को बता रहा है। सेंसिटिविटी सबसे बेहतर कब होगा, तो सेंसिटिविटी सबसे बेहतर कब होता है, ये मैंने आपसे व्हीटस्टोन ब्रिज में भी बात किया हुआ है कि जब रेजिस्टेंस चारों आर्म का क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या बोल लेंगे कि सेंसिटिविटी ऑफ दिस ब्रिज इज बेस्ट व्हेन resistance of all the four arms of the bridge आर ऑलमोस्ट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो उस सिचुएशन में सेंसिटिविटी क्या होगा, इसका सबसे बेहतर होगा। ठीक है, तो ये दो नोट पॉइंट था इसके लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने आपको बता दिया। अब अगला टर्म जो है, अगला टॉपिक जो है हम लोगों को इसमें पढ़ना वो है पोटेंशियोमीटर। तो इसको आप छाप लो वीडियो को पॉज करके। अगला टॉपिक आप हेडिंग दे दोगे पोटेंशियोमीटर। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो नेक्स्ट हेडिंग आप दे दीजिए क्या चाहिए, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कैसा लग रहा है वीडियो, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में करके बताना कि हाँ सर अच्छा लग रहा है। ठीक है, समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे तरीके से। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं ज़रूर उस डाउट को अगले सेशन में, अगले जब लेक्चर लूँगा तो उसमें सोल्व करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए अगला शुरू करते हैं, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, POTENTIO पोटेंशियोमीटर। देखो पोटेंशियोमीटर क्या है, तो यह एक वैसा डिवाइस है जो हम लोग कह सकते हैं कि दो फंक्शन के लिए ये जाना जाता है। सबसे पहला क्या है, तो EMF को कंपेयर करने के लिए, यानी फर्स्ट इट इज़ यूज्ड फॉर कंपेयरिंग EMF, और दूसरा टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो दो काम आपको इसमें याद रखना है कि पोटेंशियोमीटर क्या है। तो पोटेंशियोमीटर एक वैसा डिवाइस है विच इज़ यूज्ड टू कंपेयर EMF एंड टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स। ठीक है, तो मैं इसका यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। क्या है पोटेंशियोमीटर का, तो इट इज़ ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग EMF and to measure internal resistance। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है सेल का। तो ये दो फंक्शन इसका होता है। आप डेफिनेशन में सिंपली यही लिख सकते हो कि हाँ ये पोटेंशियोमीटर यह होता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट दूसरा इसका चलता है कि इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग कैसे करते हैं। कंस्ट्रक्शन से पहले प्रिंसिपल, लेकिन प्रिंसिपल मैं कंस्ट्रक्शन के बाद बताऊंगा ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। ठीक है, मैं कोशिश यही करता हूं हमेशा कि आपको बेहतर समझ में आए। तो देखो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ये बोल सकते हो कि इट कंसिस्ट्स ऑफ ए लॉन्ग यूनिफॉर्म मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन। मैं सबसे पहले इसका डायग्राम यहाँ पे आपको ड्रा कर देता हूँ, फिर बेहतर तरीके से समझ में आएगा आपको। ये इसका कंस्ट्रक्शन रहा, इस तरह से हम लोग करते हैं। क्या किया गया है मैं इसको पूरी अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग एक लॉन्ग यूनिफॉर्म कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन का वायर ले लेते हैं। ए बी देखो यहाँ से शुरू हुआ है पूरा यहाँ तक है, सब 1-1 मीटर का होता है। यानी टोटल इसमें देखोगे तो कितना मीटर हो गया, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर का हो गया। ठीक है, यानी एक लाइन हम लोग क्या लिखेंगे शुरू में, स्टार्टिंग में, इट कंसिस्ट्स ऑफ ए लॉन्ग यूनिफॉर्म मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन वायर ए से बी तक का। ठीक है, जिसको फिक्स कर देते हैं हम लोग किस चीज़ पे, ऑन ए वुडन बोर्ड पे हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, सभी को।
अब इसके आगे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसके आगे में देखो, इसमें ध्यान रखिएगा कि कितना मीटर टोटल हो गया, यानी 4 मीटर हो गया। ठीक है, अब यह जितना भी पार्ट्स है ये सभी को कॉपर स्ट्रिप पे हम लोग इस तरह से लगा देते हैं, यानी एक कॉपर स्ट्रिप यहाँ पे लिए, दूसरा कॉपर स्ट्रिप ऐसे लिए, तीसरा यहाँ पे लिए, चौथा यहाँ पे लिए, पाँचवा यहाँ पे, यानी 5 कॉपर स्ट्रिप हम लोग यहाँ पे ले लिए। अब ए से सबसे पहले इसके डाउन पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं तार। अब ये कॉपर स्ट्रिप है तो पूरा एक कंडक्टर ही हो गया। अब यहाँ से इसके ऊपर एंड से एक इधर वाले कॉपर स्ट्रिप पे कनेक्ट कर दिए लोअर एंड पे। अब इसके ऊपर से इसके यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ से यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। यानी इस तरह से कि ये पूरा तार जो है सिंपली कह सकते हो कि एक सिंगल तार आपको दिखाई दे। ठीक है, कितने मीटर का, 4 मीटर का। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, क्या बोला जाएगा इसमें कि दीज पार्ट्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय ए थिक कॉपर स्ट्रिप्स। थिक कॉपर स्ट्रिप से हम लोग इसको कनेक्ट कर दिए हैं सो दैट द कॉम्बिनेशन एक्ट्स एज ए सिंगल वायर ऑफ लेंथ कितना मीटर का हो जाएगा, 4 मीटर का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो करंट को एसटीडी करंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू दी वायर ए बी। अब इससे हम लोग क्या कराते हैं, करंट को फ्लो करवाते हैं। ठीक है, अब जब करंट को हम लोग इससे के थ्रू में फ्लो करवाएंगे तब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग और भी देख रहे हैं कि क्या होगा, वो तो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग यह देख रहे हैं, अभी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग यही इतना ही बोल सकते हैं कि स्टेडी करंट को हम लोग फ्लो करा देते हैं थ्रू दी वायर ए बी। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या बोलेंगे कि वोल्ट मीटर को भी बोल दो। इसके बारे में क्या बोलोगे कि ए सेंसिटिव वोल्ट मीटर भी थ्रू ए जॉकी जे इज कनेक्टेड थ्रू ए। ठीक है, ए से हम लोग क्या कर देते हैं, एक इस तरह से जॉकी वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, तो एक मीटर स्केल को यहाँ पे भी हम लोग लगा देते हैं। मीटर स्केल को यहाँ पे आप लगा सकते हो। ठीक है, एक मीटर स्केल को हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, वही 1 मीटर का। ठीक है, क्योंकि सब 1-1 मीटर का है। ठीक है, तो 1 मीटर का स्केल हम लोग यानी 0 से 100 सेंटीमीटर कह सकते हो। इस तरह से यहाँ पे हम लोग स्केल एक लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इसका पूरा क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। मैं फिर से दे रहा हूँ क्या हुआ, तो हम लोग 5 इस तरह से कॉपर का स्ट्रिप ले लिए, 1 2 3 4 5। उसके बाद में ए से यहाँ तक के लिए एक तार 1 मीटर का, फिर इसके ऊपर एंड से यहाँ के लिए एक, फिर यहाँ से यहाँ के लिए, फिर यहाँ से यहाँ के लिए, इस तरह से 4 मीटर का तार हम लोग कनेक्ट कर देते हैं कॉपर स्ट्रिप्स पे जॉइंट करके। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला कि ए से और बी से इधर में हम लोग इसको भी बोल दो कि ऐसा हम लोग इधर भी किए हैं। ए से एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, इधर में आगे में एमीटर लगा देते हैं और उसके आगे में रियोस्टैट वेरिएबल रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, जो एडजस्ट करने का काम आता है कि कितना करंट फ्लो होना चाहिए, कितना करंट नहीं फ्लो होना चाहिए। उसके आगे में एक स्विच के को लगा देते हैं। फिर क्या बोले कि एक स्केल को यहाँ पे हम लोग बोर्ड पे कनेक्ट इस तरह से कर देते हैं। फिर क्या बोले कि ए से एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं थ्रू ए जॉकी। तो इतना इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। आप थिंक आपको इतना रट गया होगा। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, क्या बोले कि 4 मीटर का तार ले लिए, इस तरह से कॉपर स्ट्रिप्स पे जैसे ज्वाइंट है वैसे ज्वाइन कर दिए। ठीक है, फिर ए और बी के बीच में क्या क्या कनेक्ट किए हैं, तो एक बैटरी को लगा दिए हैं, दूसरा एमीटर, रियोस्टैट और एक स्विच को लगा दिए हैं। ठीक है, और ए से और भी इस तार पे के लिए हम लोग क्या कर दिए हैं, वोल्ट मीटर के थ्रू एक जॉकी को कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्शन मैंने जो भी बोला है आप पूरे को अपने लैंग्वेज में 12th क्लास में पहुंच गए, इतना आपको लिखने आना चाहिए। आप अपने लैंग्वेज में इसको यहाँ पे लिख लो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके प्रिंसिपल के लिए बात करते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। डेफिनेशन हो गया, इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। नाउ वी विल वर्क फॉर इट्स, वी विल मूव टुवर्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखो प्रिंसिपल इसका बहुत ही आसान है। ठीक है, क्यों आसान है अभी देखते हैं हम लोग। तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो देखो पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है, सिंपली यह कह सकते हो कि जो भी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल का। बस इतनी सा इसका प्रिंसिपल है। अब कैसे ये होता है वो हम लोग बात कर लेते हैं अभी में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस था, ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, भी है। ठीक है, रेजिस्टेंस पूरे तार का कितना है, मान लेते हैं आर है। पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया भी मान लेते हैं उसका कितना है, ए है। फिर से मैं बोल रहा हूँ क्या क्या यहाँ पे मान लिया है कि लेट भी दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी
पोर्शन ऑफ वायर ऑफ लेंथ L, लेंथ कितना है L है, रेजिस्टेंस R है एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। ठीक है, उसके बाद अगर करंट I फ्लो होता है तब हम लोग ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू, इस पूरे को मैं लिख देता हूँ एक लाइन में, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। प्रिंसिपल ध्यान रखिएगा, बस इतना है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, L का। ठीक है, तो क्या लिख दिया जाएगा कि लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस across the portion of wire of length कितना है, of length L, रेजिस्टेंस कितना है R, रेजिस्टेंस R एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया A, इतना लिख लिए। उसके बाद में क्या होगा कि अगर करंट मान लेते हैं कि I फ्लो किया, करंट कितना फ्लो करेगा I, इफ़ I बी दी करंट फ्लोइंग थ्रू दी वायर, इफ I बी दी करंट फ्लोइंग थ्रू दी वायर। ठीक है, तो ओम्स लॉ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं क्या, V इज इक्वल टू I इंटू R, ऐसा लिख सकते हैं। R बराबर कितना पढ़े थे, तो R बराबर पढ़े थे रो L अपॉन A, इतना पढ़े थे। तो इसको यहाँ पे अगर यूज कर लोगे तो V इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हम लोगों को, तो V इज इक्वल टू मिल जाएगा I इंटू R है, तो हम लोग लिख सकते हैं रो L बाई A इंटू I, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं और भी, तो I यहाँ पे बाकी सारे टर्म को देखना, इसको थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे और भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो कि V जो है यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L का, क्योंकि एरिया कांस्टेंट है, रो की वैल्यू जान रहे हो, गिवन तार के लिए कांस्टेंट रहता है। करेंट यहाँ पे अगर V कांस्टेंट है, भी करंट हम लोग जो भी फ्लो करवा रहे हैं, जो भी करंट की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे निकल करके आएगा, वो करंट भी क्या होगा, वो भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो अब सारा का सारा जब कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म यहाँ पे कांस्टेंट है, रो A और I, तो हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, L का। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि रो I अपॉन A बराबर क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। इस कॉन्स्टेंट को मान लेते हैं कितना है, K है। ठीक है, यानी सिंपली हम लोग यहाँ से और भी क्या लिख सकते हैं, आप प्रोपोर्शनल नहीं भी मान सकते हो, तो इसके बराबर हम लोग यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, V बराबर K इंटू L, या कौन, इस पूरे को हटा दो और इसके जगह पे क्या लिख देते हैं, प्रोपोर्शनल टू L, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। देखो कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ से कितना L, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे K, यानी K इंटू L, जहाँ पे K की वैल्यू कितना है, रो इंटू I अपॉन A होता है। ठीक है, यानी V प्रोपोर्शनल L का तभी होगा जब रो I और A ये तीनों का तीनों टर्म क्या आएगा हमारे पास, कांस्टेंट होगा। ठीक है, और यही प्रिंसिपल है, क्या बोल सकते हैं कि, यानी सिंपली यही बोल सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो L है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, लेंथ का। कब, जब यह तीनों टर्म्स कांस्टेंट हो। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, क्या आपको समझ में आया इतना, बस सिंपली ऊपर में इतना लैंग्वेज लिख दिए हैं हम। आप सिंपली ओम्स लॉ से क्या बोल सकते हो, V बराबर I और R बराबर जो था उसको लिख दिए, और यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये तीनों टर्म कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा K, और K की वैल्यू कितना होगा, K कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होगा रो I अपॉन A। ठीक है, रो इंटू I अपॉन A, यानी जो हमारे पास ये मिल गया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो बस पोटेंशियोमीटर में आपको इतना ही सा पढ़ना है। क्या क्या इसका डेफिनेशन पढ़ लिए, तो यह एक वैसा डिवाइस है जो कंपेयर करने के लिए काम आता है, किस चीज़ को, EMF को, और मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस को। दूसरा हम लोग क्या पढ़ लिए, इसका कंस्ट्रक्शन देख लिए कैसे कैसे हुआ, और तीसरा इसका प्रिंसिपल देख लिए। ठीक है, अब वर्किंग में हम लोग क्या देखते हैं इसका, तो इसके वर्किंग में जो दो हम लोग पहले पढ़ चुके उसके बारे में पढ़ने के लिए होता है, यानी क्या क्या, कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स और डिटरमाइन
फाइंड करना इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को, जिसमें आपको सिर्फ एक पढ़ना है, आपके सिलेबस में सिर्फ एक है, कौन सा, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, जो इसके यूजेज या एप्लीकेशंस में हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि आपको कर दूँ कि इसके बेसिस पे मे भी न्यूमेरिकल अगर पूछ दिया जाए, ठीक है, या क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है इसके बेसिस पे, मैं उसको करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इसको आप छाप लेना, वीडियो को पॉज करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग इसमें क्या देख सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यह पूछ दिया कि हाउ कैन ए पोटेंशियोमीटर बी मेड मोर सेंसिटिव, ठीक है, पोटेंशियोमीटर को हम लोग ज़्यादा सेंसिटिव कैसे बना सकते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास निकल कर के यह आ गया, ठीक है। तो देखो पोटेंशियोमीटर को ज़्यादा सेंसिटिव, सबसे पहले यह समझो कि सेंसिटिव कहने का मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है। तो सेंसिटिव कहने का मतलब यहाँ पे यह कह रहा है कि देखो पोटेंशियोमीटर है क्या, तो पोटेंशियोमीटर कह सकते हैं कि अगर स्मॉलेस्ट यानी बहुत कम भी पोटेंशियल में डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, वेरी लिटिल भी अगर पोटेंशियल में डिफरेंस हुआ तो उसको मेज़र कर लिया अगर एक्यूरेटली, दैट इज़ कॉल्ड इट्स सेंसिटिविटी, ठीक है। क्या बोला गया कि अगर पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कर लिया, बहुत भी कम वैल्यू है उसको भी अगर एक्यूरेटली मेजर कर ले रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, कैसा है, सेंसिटिव है, ठीक है। अब ये सेंसिटिव है तो इसको बोल दिया गया कि सेंसिटिविटी है, ठीक है, सेंसिटिविटी का मतलब समझा दिया पहले। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि इसको सेंसिटिव कैसे बना सकते हैं हम लोग, ज़्यादा सेंसिटिव कैसे बना सकते हैं। तो देखो ज़्यादा सेंसिटिव बनाने के लिए हमारे पास दो तरीका है, ठीक है, कौन कौन सा तरीका है। तो सबसे पहला है कि बाई डिक्रीजिंग दी पोटेंशियोमीटर करेंट, ठीक है, यानी जो पोटेंशियोमीटर से करेंट अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि करेंट फ्लो हो रहा था, तो रियोस्टैट, यहाँ पे जो रियोस्टैट लगा हुआ था वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसके सहायता से हम लोग क्या कर देते हैं, पोटेंशियोमीटर में जो करंट जा रहा है यानी पोटेंशियोमीटर करंट की वैल्यू को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तब क्या होगा, तो ये ज़्यादा सेंसिटिव होगा। पहला इसमें यह हो गया, यानी क्या बोलेंगे, ये बिल्कुल आपको एक दो बार पढ़ लोगे ध्यान में आ जाएगा, बाय डिक्रीजिंग दी पोटेंशियोमीटर करंट, बाय डिक्रीजिंग दी पोटेंशियोमीटर करंट, ठीक है, किसके सहायता से, तो विथ द हेल्प ऑफ रियोस्टैट, ठीक है, रियोस्टैट की सहायता से पोटेंशियोमीटर का जो करंट है उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो ये ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है। क्यों ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा भाई, तो समझ सकते हो कि करंट की वैल्यू अगर डिक्रीज करोगे तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, आई, यानी करंट ज़्यादा रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, करंट कम रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम रहेगा। सेंसिटिविटी में हम क्या बोले आपको कि कम भी वैल्यू रहेगा उसको अगर एक्यूरेटली मेजर कर रहा है, तो कम वैल्यू कब होगा, जब करंट की वैल्यू कम होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कम रहेगा तो करंट की वैल्यू भी कम रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कम रहेगा तो उसको ये एक्यूरेटली मेजर कर लिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि सेंसिटिव है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा कारण क्या है इसका, दूसरा कैसे कर सकते हैं, तो सेकंड वन है कि बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है, यानी पोटेंशियोमीटर की जो तार है उसके लेंथ को अगर हम लोग बढ़ा देंगे तब भी इसका सेंसिटिविटी क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। अब ये कैसे होगा, तो ये भी सिंपली है, देखो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था, लेंथ का, अगर लेंथ ज़्यादा कर दोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और करंट की वैल्यू कम होगा, इट मीन्स हम और भी क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल में डिफरेंस कम रहेगा, और पोटेंशियल में डिफरेंस कम रहेगा तो उसको अगर ये मेजर कर लिया तो ज़्यादा सेंसिटिव है। यानी घुमा फिरा करके दोनों पॉइंट क्या बोल रहा है, एक ही चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है कि पोटेंशियल में डिफरेंस अगर कम होगा, क्योंकि सेंसिटिविटी का मतलब ही यही होता है कि अगर स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी है उसको ये एक्यूरेटली मेजर कर ले रहा है, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे कि ये सेंसिटिव है। और सेंसिटिव तभी होगा जब पोटेंशियल में डिफरेंस कम रहेगा। तो पोटेंशियल में डिफरेंस कम करने का सिंपली कह सकते हो कि ये दो तरीका यहाँ पे अपनाया गया कि अगर पोटेंशियल में डिफरेंस कम कर रहे हो उसको मेजर कर रहा है, देन वी कैन से दैट इट इज़ मोर सेंसिटिव, ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें और क्या पूछ सकता है, तो एक और भी मैं बता दे रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल इसमें सोच रहा हूँ कि आपको करा दूँ। तो देखो न्यूमेरिकल में हम लोग क्या कर सकते हैं कि फाइंड दी, ऐसे लिख देता हूँ, फाइंड दी
पोटेंशियल ग्रेडियंट, फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर ए पोटेंशियोमीटर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ पोटेंशियोमीटर, व्हेन 1 volt drops across a portion of wire ऑफ लेंथ मान लेते हैं कितना है 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आपको निकालना है, नहीं भी की वैल्यू आपको निकालना है पोटेंशियोमीटर के लिए। कब? जब 1 वोल्ट ड्रॉप किया है। ठीक है, सॉरी क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं जो के टर्म भी बराबर हम लोग क्या है वहाँ पे हम लोग पीछे बताना मैं आपको भूल गया, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देखे थे, तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल था, तो भी बराबर यहाँ से के इंटू एल। अब यहाँ पे जो के है इस कांस्टेंट का नाम ही होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट का डेफिनेशन अगर आपसे पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, के बराबर भी अपॉन एल। यानी क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, आपको ध्यान में रहेगा इतना। तो इस के की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, यानी फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो के बराबर आपसे पूछ दिया फॉर ए पोटेंशियोमीटर व्हेन 1 वोल्ट ड्रॉप्स। ठीक है, यानी 1 वोल्ट किसकी वैल्यू दे रहा है, तो भी की वैल्यू है कितना, 1 वोल्ट वैल्यू दे रहा है। ठीक है, और लेंथ कितना दे रहा है, 50 सेंटीमीटर। तो एल बराबर हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एल इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मीटर में चेंज कर सकते हो तो कितना हो जाएगा 1/2 मीटर। अब के की वैल्यू निकाल लोगे तो के बराबर कितना लिख लेंगे यहाँ से, भी अपॉन एल, तो भी इज 1 अपॉन एल की वैल्यू 1/2, तो 1/2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। यानी सिंपली इसको कितना, के की वैल्यू कितना आ जाएगा 2। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। तो एक न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने इसके लिए देख लिया। अब इसको आप छाप लेना वीडियो को पॉज करके। अब आगे में और क्या पूछता है, इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या बोले, 2 एप्लीकेशन जो इसके डेफिनेशन से ही हम आपको बताते चल रहे हैं कि क्या है इसके एप्लीकेशन में। हाँ, ध्यान में रखिएगा, अगर पोटेंशियोमीटर का डेफिनेशन पूछ दिया तो इसको भी आप लिख सकते हो कि ये किस चीज़ को मेजर करने के लिए काम आता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू भी है तो उसको ये क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। अब इसका एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो देखो एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर में 2 एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। सबसे पहला क्या पढ़े थे, कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल्स, यानी 2 सेल है उसके EMF को कंपेयर करने के लिए काम हो सकता है। और दूसरा क्या बोले थे, डिटरमाइन क्या कर सकता है, डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है। अब देखो, अब जब हम लोग इस 2 काम को करने के लिए चले तो एक को आपके सिलेबस में कवर कर लेता है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो आपके सिलेबस में है, जिससे 12th क्लास तक पूछ सकता है, CBSE हो, ICSE हो या किसी स्टेट बोर्ड का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो अगर उसमें पूछता है क्वेश्चन, इसे मेनली न्यूमेरिकल्स पूछता है। ठीक है, तो मैं उसको बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, आप उस एप्लीकेशंस को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कंपेयर करता है EMF ऑफ 2 सेल्स को, और दूसरा क्या बोले, इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए काम आता है। ठीक है, मैं सिंपली शॉर्ट में बिल्कुल आपको बता दे रहा हूँ कि देखो, जब सबसे पहला बोलेगा, ठीक है, नोट में करके इसको आप समझ सकते हो। एप्लीकेशन में दोनों ध्यान में रखिएगा, और इससे न्यूमेरिकल बस पूछता है आपका, और कुछ नहीं। देखो EMF का कंपेयर जैसे ही करने के लिए आएगा तो 2 अलग अलग EMF होगा। तो EMF 1 अपॉन EMF 2 यानी E1 अपॉन E2, यह बराबर 2 E1 के लिए। क्यों? क्योंकि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था, L का था। तो सिंपली अगर इसको डिराइव भी करना चाहोगे तो क्या लिख सकते हैं, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L था तो E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, L1 का, और E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर करेंगे तो L2 का हो जाएगा। तो E1 अपॉन E2, प्रोपोर्शनलिटी का साइन भी हटाओगे तो क्या हो जाएगा, E1 बराबर K इंटू L1, और E2 बराबर कितना हो जाएगा, K इंटू L2। तो E1 बटा E2 करोगे तो K से K कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा बस कितना, L1 अपॉन L2। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं किस चीज़ को, EMF को ऑफ 2 सेल्स को। अगर L1 और L2 की वैल्यू आपको पता रहेगा कि कौन सा पॉइंट पे इसका बैलेंस पॉइंट मिल रहा है, तो आप E1 बटा E2 भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है,
तो ये पहला हो गया। दूसरा सेकंड पॉइंट पे हम लोग और भी क्या इसमें देख सकते हैं, तो दूसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो L1 L2 आपको पता ही है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल आर की वैल्यू अगर आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है, तो स्मॉल आर की वैल्यू जब हम लोग इसमें निकालना चाहते हैं तो स्मॉल आर की जो वैल्यू होता है वो किस तरह से निकलता है। तो देखो एक पहले हमने आपको बताया हुआ था किस चीज़ के बारे में, देखो क्या पढ़े थे हम लोग, तो स्मॉल आर बराबर, ध्यान रखना पिछले लेक्चर्स में हमने आपको ऐसा डिराइव करके लाया था, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है तो E/V-1 इंटू आर। आप पीछे लेक्चर्स देखना, अगर आपने नहीं देखा है तो स्मॉल आर को निकालने का फॉर्मूला हमने ऐसा डिराइव किया हुआ था, ठीक है, कि स्मॉल आर बराबर E/V-1 इंटू आर होता है। और E/V, ठीक है, E/V बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो तो ये दोनों EV और VV दोनों क्या है, एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ठीक है, ये EMF है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, एक क्लोज सर्किट ओपन सर्किट, ये हमने पिछले लेक्चर्स में आपसे बात करा हुआ है। तो देखो इसकी जगह पे E1 और E2 जो है ये भी तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी L1 और L2 यानी लगभग इसी के बराबर है ना, E और V दोनों क्या है, पोटेंशियल में डिफरेंस है, तो E1 E2 इसकी जगह पे लिखा हुआ है, अलग अलग हम लोग लेकर के चल रहे हैं, तो सिंपली इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर बराबर E1/E2 इसको मान लो, ठीक है, E/V को। तो हम लोग क्योंकि यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं कि E1 और E2 के टर्म में लेकर के चल रहे हैं, तो E1/E यानी इसकी प्लेस पे हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, L1/L2, बस इतनी सी बात है, -1 इंटू आर, यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकल जाएगा। तो कभी अगर आपसे पूछ दिया इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना चाहिए कि L1/L2 -1 इंटू क्या होता है, आर होता है, ठीक है। अब मैं इससे सोच रहा हूँ कि एक दो न्यूमेरिकल भी आपको करा दूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियरेंस मिल जाए। देखो पहला क्वेश्चन हम लोग लेकर के चले हैं कि इन ए पोटेंशियोमीटर है सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट गिव्स ए बैलेंस पॉइंट एट कितना 30 सेंटीमीटर का, ठीक है, यानी EMF इतना है तो बैलेंस पॉइंट 30 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। तो बोल रहा है कि दूसरा बैटरी दे रहा है कि बैलेंस पॉइंट 60 सेंटीमीटर पे, तो उसका EMF कितना होगा। तो सिंपली क्या कर लोगे, E1/E2, E2 हम लोग को पूछ रहा है, दूसरे बैटरी का पूछ रहा है, ठीक है, तो E1/E2 बराबर कितना पढ़े हैं, L1/L2। तो यहाँ से E2 की वैल्यू कितना निकाल लेंगे, E2 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो E2 बराबर हो जाएगा L2 इंटू E1 नीचे में कितना हो जाएगा, ये L1 हो जाएगा, ठीक है। सबका वैल्यू है आपके पास, L2 की वैल्यू कितना है, तो L2 की वैल्यू कितना था, L2 की वैल्यू 60 सेंटीमीटर पे दे रहा है, यानी 60/L1। L1 की वैल्यू कितना था, तो L1 की वैल्यू था कितने पे दे रहा था, 30 सेंटीमीटर पे, तो इतना गुना E1, तो E1 की वैल्यू कितना था 1.5 वोल्ट, तो इसको 1.5 कर देना, इसको सोल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट का आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देख लो कितना सिंपली, अगर आपके पास सिर्फ फार्मूला पता है अच्छे तरीके से तो आप इसको ईजिली वे में हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन एक देख लेते हैं, हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोगों से क्या बोलना चाह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग को एक फिगर के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। इस फिगर के फॉर्म में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। देखो एक पोटेंशियोमीटर है जिसे 1.5 वोल्ट सेल है, ठीक है, 1.5 वोल्ट सेल है, इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए 1.2 वोल्ट सेल, ठीक है, ये 1.2 वोल्ट का सेल है, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाह रहा है, ठीक है। एक पोटेंशियोमीटर है जिसमें सेल कितना का लगा हुआ है 1.5 वोल्ट का, और ये फाइंड किस चीज़ को करना चाह रहा है, तो एक जो 1.2 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, इस बैटरी का, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहा है। और बैलेंस पॉइंट बोल रहा है, BP मीन्स बैलेंस पॉइंट कितने पे आ रहा है, 65 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अगर एक रजिस्टर जिसका 10 ओम है, ठीक है, इज यूज्ड एज सोन इन फिगर, इस तरह से जो दिखाया गया है, तब बैलेंस पॉइंट चेंज हो जा रहा है 55 सेंटीमीटर पे, यानी ऐसे में इसका बैलेंस पॉइंट है कितने पे, 65 सेंटीमीटर पे, ऐसे में इसका बैलेंस पॉइंट कितना है 65, यानी सिंपली इसमें बोल रहा है कि L1 की वैल्यू पहले कितना था, तो 65 सेंटीमीटर है, लेकिन जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को कनेक्ट कर दे रहे हैं हम लोग इसमें, यानी R की वैल्यू कितना है 10 ओम को कनेक्ट कर दे रहे हैं, तब इसका बैलेंस पॉइंट कितने पे चेंज हो जा रहा है, 55 सेंटीमीटर पे चेंज हो जा रहा है, ठीक है। इतना वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो क्या बोल रहा है कि फाइंड स्मॉल r ऑफ द सेल, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस आप इसका बताइए। तो क्या पढ़े हैं अभी इन सभी से रिलेटेड, स्मॉल r बराबर कितना पढ़ लिए हैं, तो
पढ़े थे L1/L2 - 1 इंटू R, सबका वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा 1.82 ओम का। ठीक है, तो L1 है, L2 है, R है, सबका वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देख लिए कि पोटेंशियोमीटर हम लोग आज पढ़ लिए, फिर हम लोग देख लिए मीटर ब्रिज क्या होता है, इन सभी चीज़ को वैल्यू हम लोग पढ़ लिए इसमें। अब इसके बाद मैं आपको 2, 4, 10 जो भी है कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख लेना, सभी क्वेश्चन को सोल्व करके। किसी क्वेश्चन में अगर परेशानी होता है तो आप उसको डाउट में भी पूछ सकते हो कि हाँ सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं है, आप बता दीजिए, मैं उसको ज़रूर बताऊँगा आपको। तो आप इतना बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने नोट्स में क्लियर रखोगे कि हाँ इतना हो गया। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको देखने में मज़ा आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं इसी तरह से आगे आपको वीडियो पूरे बताता चलूँगा। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।